Hello students, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me अर्जिता और आज मैं एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूं विद रिस्पेक्ट टू IBPS SO लॉ ऑफिसर एग्जाम। इस वीडियो में इस एग्जाम के रिस्पेक्ट में एक एक जानकारी एक एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। नाउ देयर आर टू रीजंस इस वीडियो को लेके आने के पीछे। पहला रीजन तो ये है कि LLB आप में से अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लीट हो चुकी है। कई सारे स्टूडेंट्स अपना AIB 21 का एग्जाम दे चुके हैं और वो एग्जाम को पास भी करने वाले हैं। तो LLB के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में जाने के बारे में सोचते हैं और जब बैंकिंग सेक्टर की बात आती है तो ये करियर फील्ड है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इस एग्जाम के बारे में स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। और दूसरा कारण ये वीडियो लेके आने का ये है यहाँ पे कि ये एक काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल जॉब होती है, काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल नौकरी होती है। मतलब अच्छी करियर सेटल्ड जॉब आपकी हो जाएगी अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। अच्छा पैसा आपको मिलता है, अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है, अच्छी जगहों पे पोस्टिंग आपको यहाँ पे मिलती है। तो जो लोग LLB के बाद कंफ्यूज हैं कि क्या करें, किस तरफ जाएं, तो ये भी एक करियर ऑप्शन है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में इस एग्जाम के रिस्पेक्ट में सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करने वाली हूं। देखिए सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यहाँ पे CRP SPL यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स यानी कि SO का, वो इस एग्जाम का पूरा नाम है। इस एग्जाम को अगर आप क्लियर करते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में लॉ ऑफिसर की पोस्ट पे आपको अपॉइंट किया जाता है, जो कि स्केल 1 नौकरी होती है और नेशनल लेवल का ये एग्जाम होता है। मतलब इंडिया में कई सारे लोग हैं अलग अलग एरियाज के जो इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे IBPS SO लॉ ऑफिसर लगते हैं तो आपका एग्जैक्टली काम क्या होगा। देखिए आप एक स्पेशलिस्ट लीगल ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में। मतलब बैंक्स के जो भी लीगल इश्यूज हैं, सारा लीगल कंप्लायंस, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करना, जो भी बैंक के लीगल केसेस चल रहे हैं, रिकवरी के मैटर्स चल रहे हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट को लीगल इश्यूज पे एडवाइस करते रहना, जो वकील हैं, जो एडवोकेट्स हैं यहाँ पे बैंक का केस लड़ रहे हैं, उनके साथ यहाँ पे समय समय पे डिस्कशन करते रहना। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप एक लॉ ऑफिसर लगते हैं एज IBPS SO तो आपको खुद कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती। आपकी एक डेस्क जॉब होती है और ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं पे भी किसी भी छोटे शहर में किसी भी बैंक में पोस्टिंग दे दी जाएगी। जो आपके बैंक्स होते हैं इनके जो हेड ऑफिसेस या जोनल ऑफिसेस होते हैं सिर्फ वहीं पे आपको पोस्टिंग मिलती है एंड इट्स अ प्योरली एंटायरली डेस्क जॉब। आपको कोर्ट नहीं जाना है, कोर्ट वकील जाएंगे, उन वकीलों के साथ सिर्फ आपको यहाँ पे डिस्कशन कोऑर्डिनेशन करना होता है बैंक के लीगल केसेस के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें कि कौन कौन से बैंक्स में आपको भर्ती मिल सकती है इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद, तो कई बैंक्स हैं जो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल, पंजाब सिंध, यूको बैंक, मतलब काफी सारे बैंक है और भी बैंक हो सकता है। वो पता चलता है जब IBPS का नोटिफिकेशन आता है। मतलब और कौन सा बैंक उस IBPS की सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है लीगल ऑफिसर्स को भर्ती करने के लिए, तो वो एग्जैक्ट डेटा आपको नोटिफिकेशन के टाइम पे पता चलता है। बट अदरवाइज ये कुछ स्टैंडर्ड बैंक्स हैं, ये तो रहते ही हैं। अब अगर बात की जाए कि क्या इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है या ये एग्जाम कब होने वाला है, तो देखिए अभी तो फिलहाल इस एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अगर लास्ट ईयर के कुछ पैटर्न्स को हम फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से ये एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है जो मैंने आपको दी है कि आप इसका नोटिफिकेशन इस महीने यानी कि जून या अगले महीने जुलाई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस यूजुअली इसका जुलाई में शुरू हो जाता है, अगस्त तक आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाता है, नवंबर तक आपका मेंस का एग्जाम हो जाता है, दिसंबर जनवरी आपका इंटायरली इंटरव्यू प्रोसेस में निकलता है और अगले साल मतलब फरवरी मार्च तक जो है आप पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट समझ सकते हैं। मतलब कि फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह सब कुछ रिलीज कर दी जाती है। तो मतलब आपके पास समय जो है वो कम है। अगर आप इस एग्जाम को देने के बारे में सोच रहे हैं तो मतलब अगले 3 से 4 महीने में आपका प्रीलिम्स का पेपर हो सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। अब अगर एज लिमिट की यहाँ पे बात की जाए तो इस एग्जाम के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 20 साल, मैक्सिमम है 30 साल। लेकिन अगर आपके पास कोई कैटेगरी है जैसे कि SC ST OBC या PWD या एक्स सर्विसमैन, तो आपको एज कैटेगरी में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। बट अदरवाइज 20 से 30 साल की एज लिमिट आपको मेंटेन करके चलनी है। अब आते हैं इस एग्जाम की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, क्योंकि इस पे स्टूडेंट्स को कई सारे सवाल रहते हैं। तो
तो मैं एक एक करके आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी जरूरी है, चाहे 3 साल की हो चाहे 5 साल की हो। बिना डिग्री के आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि आपका यहाँ पे बार काउंसिल में एज अ एडवोकेट इनरोलमेंट होना चाहिए। अब ये कौन से बार काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं स्टेट बार काउंसिल के बारे में। जो आप एलएलबी कंप्लीट करते हैं, एलएलबी कंप्लीट करने के बाद जो आप स्टेट बार काउंसिल में जाके अपना इनरोलमेंट करवाते हैं, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एआईबी। तो अगर आपने एआईबी नहीं दिया है या एआईबी पास नहीं किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस एग्जाम में एआईबी की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी जाती है। एग्जाम में बस आपका स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट मांगा जाता है। और इसका सिंपल सा मतलब यह है कि एलएलबी कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक फ्रेशर हैं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का आता है कि अगर हम हिंदी मीडियम से हैं तो क्या हम इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हो, क्योंकि जो पेपर होता है आपका पूरा आईबीपीएस एसओ का, चाहे प्रीलिम्स का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, दोनों पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में करवाए जाते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, इसमें जो इंग्लिश वाला पोर्शन आता है आपका, वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, वो हिंदी में नहीं होगा। उसके अलावा जो बाकी का पूरा आपका प्रीलिम्स का पेपर है, मेंस का पेपर है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। तो अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इस चीज को मैनेज कर सकते हैं तो आप भी इस एग्जाम में बैठ सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। यहाँ पे अब एक एक करके इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए, प्रीलिम्स जो होता है आपका, ये टोटल होता है 2 घंटे का। इसमें 3 सेक्शंस आते हैं, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस, जिसमें बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि तीनों सेक्शन के 50-50 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हर सेक्शन के मार्क्स अलग हैं। जैसे इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है, लेकिन इंग्लिश होगा 25 मार्क का। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, होगा 50 मार्क का। जीके के 50 क्वेश्चन है, लेकिन होगा 50 मार्क का। तो इस हिसाब से 150 क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो टोटल मार्किंग होगी प्रीलिम्स की, वो 125 मार्क्स की यहाँ पे होने वाली है, जिसके लिए टोटल 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको टाइम लिमिट भी फॉलो करनी होती है। जैसे यूजुअली क्या होता है, अगर कोई 100 मार्क का पेपर है, तो 100 क्वेश्चंस का कोई पेपर है, हम अपने हिसाब से किसी भी क्वेश्चन को कभी भी जाके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइम लिमिट फॉलो करनी होती है 40-40 मिनट की। मतलब हर एक सेक्शन सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा। वो 40 मिनट खत्म होते ही आपको दूसरे सेक्शन पे जाना होगा और फिर आप लौट के वापस अपने पुराने वाले सेक्शन पे नहीं आ पाओगे। तो 40 मिनट्स इज ऑल यू हैव एक सेक्शन को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ इस एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। मतलब मान लेते हैं कि प्रीलिम्स का कट ऑफ 70 कुछ गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग में 50 लेके आ गए, है ना, या फिर इंग्लिश में आप 20 लेके आ गए और जीके में 0 लेके आ गए तो आप पास कर जाओगे। हर सेक्शन में आपको एक मिनिमम मार्क यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। ऑल्सो प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। मेंस एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो मेंस में प्रॉपर तरीके से आपकी लॉ की नॉलेज को चेक किया जाता है। इसमें सिर्फ लॉ सब्जेक्ट्स आते हैं, 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। इंटरव्यू होगा इसके बाद यहाँ पे आपका 100 नंबर का। इसमें आपकी बैंकिंग की नॉलेज, करंट अफेयर की नॉलेज, लीगल अवेयरनेस, इसके साथ साथ आपका बैकग्राउंड, आपकी हॉबीज वगैरह, आपकी पर्सनालिटी, आपकी क्विक थिंकिंग, ये सारी चीजें टेस्ट की जाती हैं। तो इस हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनती है। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप इस बार होने वाले एग्जाम में बैठने वाले हैं या अपीयर होने वाले हैं, तो इस चीज के लिए थोड़ा सा मेंटली तैयार रहिएगा कि यूजुअली इस एग्जाम में एक कंप्यूटर सर्टिफिकेशन की डिमांड भी की जाती है। ठीक है, अगर आपने स्कूल में कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो स्कूल की मार्कशीट लगेगी। इसके साथ साथ अगर स्कूल में कंप्यूटर नहीं था, बाद में आपने कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स किया है या डिप्लोमा कोर्स वगैरह किया है, तो उसका एक प्रूफ लगेगा। मतलब आपने बेसिकली कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, कहीं पे भी स्कूल में पढ़ा है, डिप्लोमा में पढ़ा है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, उसका एक प्रूफ आपको लगाना पड़ता है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। अगर ये नहीं है तो बेटर होगा आप यहाँ पे बनवा लें। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे प्रमोशन के आपके पास बहुत ही बढ़िया रास्ते होते हैं। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि नौकरी बहुत ही अच्छी है। एक तो सरकारी नौकरी है, सेफ एंड सिक्योर है, अच्छी स्टेबिलिटी आपको देती है, पैसा अच्छा मिलता है और आप इस नौकरी के मिलने के बाद अच्छी ग्रोथ भी ले सकते हो। करियर में अच्छा प्रमोशन भी आपको मिलता है क्योंकि आप शुरू करते हैं लॉ ऑफिसर से, उसके बाद आप मैनेजर स्केल पे जाने लगते हैं और मैनेजर स्केल में मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, जीएम, टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे भी आप पहुंच सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि करियर ग्रोथ रुक जाएगा या बहुत ज्यादा
अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आ जाते हैं पैसों के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको मैं दो चीजें पहले समझा दूं कि जो आपका सीटीसी होता है, सीटीसी का मतलब क्या है, जो टोटल आपकी इनकम होती है साल की, वो दो तरीके से काम करती है। देखिए या तो वो आपकी लगभग 9.5 से 10 लाख रुपए हो सकती है, या फिर वो 10-11 लाख रुपए हो सकती है, या फिर 11-12 लाख रुपए भी हो सकती है। तो कुल मिला के आप अगर आईपीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर लगते हैं और ऑफिसर लगने के बाद आपकी एनुअल इनकम कितनी होगी, आपका एनुअल पैकेज कितने सीटीसी का बनेगा, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहां हुई है। जैसे अगर आपकी पोस्टिंग बड़े शहरों में हुई है, गुड़गांव में हुई है, मुंबई वगैरह में हुई है, ये बड़े शहर है, मेट्रो सिटीज है, यहाँ पे खर्चा वगैरह भी ज्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ पे उसको क्या कर दिया जाएगा, सीटीसी को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग किसी छोटे शहर में हुई है, जो उतना बड़ा मेट्रो शहर नहीं है, तो वहां पे खर्चे भी कम होते हैं, तो उस हिसाब से सीटीसी भी यहाँ पे आपका कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने पूरा एक ब्रेकडाउन आपको दिया हुआ है। तो जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर वगैरह में आपकी अगर पोस्टिंग होगी तो आप 11-12 लाख रुपए तक भी जा सकते हैं नौकरी लगने के बाद, ठीक है। छोटे शहरों में पोस्टिंग होगी तो हो सकता है 10-11 लाख या 8.5 9.5 लाख के करीब आपका एनुअल पैकेज यहाँ पे बनेगा। अब ये जो पूरा अमाउंट है ये कैसे कैसे बनता है, देखिए इसमें सबसे पहले तो जो आपकी बेसिक पे होती है, मतलब जो हर महीने आपको सैलरी आया करेगी, वो लगभग 50,000 रुपए के करीब आया करेगी। ये सैलरी मैं बता रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि महीने के 50,000 रुपए आपको मिलेंगे, यहाँ पे ये बेसिक सैलरी है आपकी, ये बेसिक पे है आपका। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे तो जो आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी होती है, सिर्फ सैलरी की अगर हम बात करें, वो 8.5 9.5 लाख की हो जाती है। बट इसके ऊपर आपको कई और सारे फायदे यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि आपको अकोमोडेशन का पैसा यहाँ पे दिया जाता है, जो 2.5 से 3.5 लाख के बीच में रहता है। इसके साथ साथ आपको फ्यूल का खर्चा और जो सरकारी नौकरी के फायदे होते हैं उसका पैसा आपको मिलता है, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, सैलरी के साथ इन हैंड जो आपके पास पैसा आएगा प्लस जो एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो कुल मिला के सैलरी हो, और जैसे कि मैंने बताया कि देखिए ऐसा भी नहीं है कि किसी भी छोटे मोटे शहर में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, जहां हेड ऑफिसेज होंगे, जहां जोनल ऑफिसेज होंगे, वहीं पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो मतलब अच्छे बड़े शहरों में आपको काम करने का मौका मिल सकता है, सरकारी नौकरी करने का मौका मिल सकता है, दैट टू विद गुड सैलरी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आप में से जो लोग जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के साथ, जैसे कि मैंने बताया कि हमने अपना बैच स्टार्ट कर दिया है, रीजन बीइंग की बहुत जल्द आप आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर के नोटिफिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तैयारी आपको करवाई जा रही है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे मिलेंगे। तो बैच की जो फीस है यहाँ पे वो 2999 है, और आप में से जो लोग आईबीपीएस एसओ का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So thank you so much once again, students. Take care. All the best for your preparation. Bye bye.